हेलो हेलो हेलो। आ जाओ भाई फटाफट से। मैं पर लिंक शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे, फिर करते हैं कक्षा शुरू। आ जाइए आ जाइए प्यारे बच्चों, आ जाइए। आ जाओ भाई आ जाओ। गुड आफ्टरनून भाई, गुड। एनटीपीसी की करंट अफेयर भाई, आज रात को 8 बजे क्लास लगेगी भाई। एनटीपीसी की करंट अफेयर की तैयार कर रखी क्लास, रात को 8 बजे लेंगे। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर बड़ी दोपहर में 3:20 के शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर तो स्वागत करो। सुना दो क्या अंतर है, आ जाओ फटाफट से। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। राम 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 राम, आ जाओ। क्या आइए आइए आइए। हाँ क्वेश्चन आज करवाऊंगा, क्वेश्चन आज लेके आया हुआ हूँ भाई। आज देखो भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है, आपने जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। स्टैटिक जीके हमारी पूरी हो चुकी है। पॉलिटी की आज हमारी 15वें नंबर की क्लास है, 14 क्लास हो चुकी है हमारी, ठीक है। और भाई इसके साथ साथ भाई जैसे कुछ हमारे जैसे मौलिक कर्तव्य थे, डीपीएसपी थे, नीति निर्देश सिद्धांत थे, उनके हमारे एमसीक्यू प्रश्न रहते थे, वो आज मैं लेके आया हूँ। आप लोग देख भी सकते हो, ये रे, ठीक है। जैसे ही हमारा आज की थ्योरी पूरी, थ्योरी के बाद आपको एमसीक्यू करवा दूंगा सारे के सारे। इसके अलावा भाई आपकी जो रेलवे एनटीपीसी की जो करंट अफेयर की क्लास की जो मैंने बात करी थी वो तैयार कर रखी है मैंने। रात को 8 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास हो जाएगी, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर ही आपकी। तो उस चीज़ की भी टेंशन ना लो, सारी चीज़ें आज तैयार हैं भाई, ठीक है। और भाई स्टार्ट करते हैं, आ जाओ फटाफट से। हे गुरु दो मेरा परिणाम स्वीकार करें। कर लिया भाई स्वीकार। आ जाए फटाफट, पढ़ ले, कॉपी पेन उठा ले। और आज मौसम ठीक है। कल परसों जैसे 2 दिन जो बारिश वगैरह अंधड़ अंधड़ आया है ना, आज भी बादल से हो रहे, मतलब नु ठीक मौसम है, बढ़िया नु गच पड़ने वाला। हाँ हाँ, करंट अफेयर की बता तो दिया, रात को 8 बजे क्लास लगाएंगे, ठीक है। यस तो भाई जैसा कि देखो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग गवर्नर के बारे में पढ़ लिया, हमने सीएम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ लिया, हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया, हमने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे संसद के बारे में, संसद के जोन जोन से आर्टिकल हैं, और विधानसभा के बारे में। विधानसभा वाला टॉपिक हमारा आज नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें एमसीक्यू भी करने हैं। संसद वाला टॉपिक हम लोग कुछ हद तक है पूरा कर लें, कुछ टॉपिक ये भी रह जाएगा क्योंकि हमें एमसीक्यू भी निपटाने हैं, ठीक है। तो चीजें शुरुआत करते हुए ज्यादा देर नहीं करेंगे। हम लोग आर्टिकल नंबर 78 तक के जितने भी आर्टिकल हम सारे के सारे पढ़ चुके हैं, 78 तक भाई, ठीक है भाई। जो भी हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से बिलोंग करते थे या और भी जो भी चीजें थी प्रधानमंत्री से बिलोंग करते, सारे आर्टिकल हम लोग कर चुके हैं, आप सभी को पता है। आज हम लोग करेंगे अनुच्छेद नंबर 79 से 79 से स्टार्ट करेंगे भाई। कौन कौन से आर्टिकल है, सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के अंदर आते हैं भाई। क्या हुआ? एनटीपीसी क्लास रात के 8 बजे होगी भाई। नहीं ऑफलाइन सर, क्या हमें ऑफलाइन? भाई अंजू बाद में करूंगा, मैं भाषण देना स्टार्ट कर दूंगा, क्लास रह जाएगी। देखो अनुच्छेद नंबर 79, इस 79 नंबर आर्टिकल के अंदर किस चीज का वर्णन हमें मिलता है? संसद का गठन भाई। जो हमारी संसद है, संसद का जो गठन है उसके बारे में हमें जो ज्ञान मिलता है किसके अंदर? अनुच्छेद नंबर 79 के अंदर हमको देखने को मिलता है। इसको याद कैसे रखोगे? 79, देखो 79 को कैसे लिखोगे? 79 के अंदर क्या गया? उनसे हमें एक आस थी। 79, ठीक है, हमें क्या है? उनसे एक आस है, ठीक है। इसीलिए हमने उनको क्या संसद के अंदर भेजा है भाई। जो भी हमारे नेता हैं जिनको हम लोग चुन के संसद के अंदर सांसद बना के भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजते हैं, हम उनको कैसे भेजते हैं भाई? हमें उनसे आस है कि हाँ भाई हमारे एक मतलब कि जिले के लिए, हमारे स्टेट के लिए वो कुछ अच्छा काम करेंगे, इसीलिए तो हम उनको क्या है आगे चुन के संसद तक भेजते हैं। यानी संसद का गठन, संसद का गठन कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 79। यानी हमें क्या, उनसे एक आस थी, ठीक है, 79 भाई, उनसे एक आस
आस है। आस का मतलब हमें एक उम्मीद है कि भाई हाँ भाई संसद के अंदर जाके हमारे लिए अच्छे कानून बनाएंगे, हमारे लिए अच्छे काम करेंगे। तो अनुच्छेद नंबर 79 के अंदर किसका गठन हमको मिलता है? संसद का गठन हमको देखने को मिलता है भाई। अब ये संसद के अंदर क्या सिस्टम होता है आपको समझाता हूं। देखो भाई, इसके अंदर भाई मेनली आपको 3 चीजें देखने को मिलती है संसद के अंदर भाई। एक सेकंड रुको, सभी साथी रुकेंगे एक बार, छोटी छोटी दांदरियां बाहर निकालेंगे और हंसेंगे। इसके अंदर कितनी हमारी 3 लेयर होती है भाई, ठीक है। जोन सी लेयर सबसे नीचे है यानी उसका लेवल भी नीचा है, जोन सी लेयर सबसे ऊपर है उसका लेवल भी ऊंचा है। सबसे नीचे वाली लेयर के अंदर ही संसद के पार्ट है, संसद के पार्ट के अंदर आती है लोकसभा भाई, इसका लेवल सबसे छोटा है, ठीक है। इसको हम लोग लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं, निम्न सदन सबसे नीचा है। अभी सारी चीजें लिखाऊंगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है राज्यसभा भाई, ये भी संसद का पार्ट है। और सबसे नंबर टॉप पे आता है हमारे पास राष्ट्रपति भाई, ये भी हमारी संसद का पार्ट है। ये तीनों के तीनों हमारी क्या संसद के पार्ट होते हैं भाई। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, नॉर्मल चीज है भाई। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है क्या राष्ट्रपति जी, ये आया हुआ प्रीवियस ईयर के अंदर, एमसीक्यू करवाऊं तो आपको पता लग जाएगा कि क्या राष्ट्रपति जी संसद के पार्ट होते हैं। जी हाँ, ये पूरी संसद ही तो है। ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है ये पूरी संसद है। इस संसद में सबसे पावरफुल राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा, ठीक है। लोकसभा का लेवल सबसे नीचे है। अब इनको कुछ कुछ हम लोग बोलते हैं। लोकसभा को हम लोग किसके नाम से? लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या है? निम्न सदन भी बोलते हैं, निम्न सदन भी बोलते हैं। निम्न सदन के नाम से किसको बोलते हैं भाई? लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? निम्न सदन भी बोलते हैं। नॉर्मल चीज है भाई, निम्न का मतलब हो गया भाई नॉर्मल लेवल का, भाई नीचे लेवल का है। देखो लोक का मतलब क्या हो गया? लोक का मतलब हो गया लोग, यानी जो हमारी आम जनसंख्या, हमारे जो आम नागरिक है, जैसे आप ही हो गया, आप ही आम इंसान, हाँ ठीक है, आप ही कहोगे लोग, आप ही लोग मतलब वाला लोग वाली फीलिंग मत ले लेना। हस्बैंड वाला, हस्बैंड को भी लोग बोल देते हैं हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर बोल देते हैं कि भाई वो कौन सा है तेरा लोग लाग, क्यों? लोग का मतलब हो गया हस्बैंड, ठीक है। ये वाला लोग नहीं है, ये आम पीपल्स, ठीक है। यानी जो लोकसभा, लोकसभा के अंदर निम्न सदन भी बोलते हैं। निम्न क्यों? क्योंकि जो आम नागरिक होते हैं वो क्या है? वो निम्न स्तर के होते हैं, नॉर्मल होते हैं, लो लेवल के होते हैं, ठीक है। एक तो राजा हो गया, एक आम नागरिक हो गया, लो लेवल का, यानी इसको निम्न सदन के नाम से भी हमको जानते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग भाई फर्स्ट चैम्बर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट चैम्बर के नाम से भी इसको जाना जाता है, फर्स्ट चैम्बर भी बोलते हैं। एग्जाम के अंदर पूछी जाती है चीजें, तभी करवाने लगे रहा हूं। एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि फर्स्ट चैम्बर के नाम से किसको जाना जाता है? लोकसभा को क्या हम लोग पहले चैम्बर के नाम से जानते हैं। पहला चैम्बर है ये, जैसे हम एंट्री करेंगे तो पहला ही कमरा, पहला चैम्बर हमारा कौन सा आता है? लोकसभा का आता है। तीसरा नाम इसको हम लोग हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल, यानी कि जो आम लोगों का घर, मतलब कि जो हमारा लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा क्या है? आम लोगों की सभा है। आम लोग जैसे मतलब आप लोग देखो, राज्यसभा के अंदर तो हम डायरेक्ट इलेक्शन करके नहीं भेजते, जैसे हमने वोट डाला और डायरेक्ट भाई राज्यसभा के अंदर आप लोग सीट के ऊपर बैठ जाए, नो। लेकिन लोकसभा के अंदर क्या, हमने वोट डाला, हमने सांसद चुने। जब भी अभी लोकसभा की इलेक्शन नहीं हुई थी जिसके अंदर प्रधानमंत्री को चुना गया था, ठीक है, हमने वोट डाला था, यानी कि हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं। इसीलिए इसको क्या भाई लोगों का घर भी बोला जाता है, हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी इसको जाना। क्यों जाना जाता है? क्योंकि हम लोग लोकसभा के अंदर डायरेक्ट चुन के भेजते हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में भेजा, नरेंद्र मोदी जी को एज ए सांसद के रूप में चुन के भेजा, ठीक है। हमने हर एक स्टेट से, जैसे हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है, किसी और स्टेट के अंदर कितने, किसी और स्टेट के अंदर कितने, हमने हरियाणा से भाई करीबन 10 सांसदों को भेजा चुन के, यहाँ के लोगों ने वोट डाल के। तो इस तरीके से हाउस ऑफ पीपल के नाम से किसको जाना जाता है? लोकसभा को जाना जाता है। चीजें समझ में? आम जनता जिसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, तो उसको क्या है? हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जानते हैं। और लोकसभा का अगर आपको कैंडिडेट बनना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए अगर आपको लोकसभा में सांसद बनना है तो भाई, ठीक है। इतनी चीजें आपको किसके रिलेटेड भाई? लोकसभा से रिलेटेड इतनी चीजें आपको याद रखनी। मेरे को एक बार के लिए कमेंट करके बताओ, लोकसभा से रिलेटेड इतनी चीजें क्लियर हुई? निम्न सदन बोलते क्योंकि लोक का मतलब हो गया लोग, भाई आम नागरिक है तो निम्न बोला जाएगा, निम्न लेवल के हो, नॉर्मल लेवल के हो, ठीक है। फर्स्ट चैम्बर बोलते क्योंकि एंट्री पहले नंबर पे यहीं से होती है लोकसभा के अंदर। सेकंड भाई मिनिमम एज 25 वर्ष है, और इसे हाउस ऑफ पीपल यानी आम नागरिकों का घर भी इसको बोला जाता है भाई, ठीक है। आम नागरिकों का सदन भी इसको बोलते हैं। चीजें क्लियर है? अब हम लोग आते हैं हमारी राज्यसभा के ऊपर भाई। इस राज्यसभा के अंदर क्या कुछ सिस्टम होता है भाई?
राज्यसभा को भाई हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ एल्डर। ये तो हाउस ऑफ पीपल है, आम नागरिक अगर वो हाउस ऑफ एल्डर्स यानी जो उम्र में बड़े लोग हो जाते हैं ना, ठीक है भाई, जैसे किसी एक पार्टी के अंदर काम करते करते बहुत ज्यादा साल हो गए, तो उनको चुन के कहां पर हम लोग राज्यसभा के अंदर भेज देते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? हमारा हाउस ऑफ एल्डर्स। हाउस ऑफ एल्डर, एल्डर का मतलब हो गया बड़ा, हाउस ऑफ एल्डर्स यानी बड़े लोगों का घर। ठीक है, राज्यसभा यानी देखो ये तो आम नागरिक हो गया, आम नागरिक निचले पायदान पे हाउस ऑफ पीपल, उससे जो बढ़ना पायदान उसके ऊपर कौन? हाउस ऑफ एल्डर्स यानी बड़े लोगों का घर हो गया हमारा कौन सा? राज्यसभा। ये फर्स्ट चैम्बर था तो ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा सेकंड चैम्बर हो गया, यानी राज्यसभा कौन सा हमारा? सेकंड चैम्बर है। भैया हमारा फर्स्ट चैम्बर था, एंट्री करते लोकसभा फर्स्ट चैम्बर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग सेकंड चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? इसको निम्न सदन बोलते हैं भाई, मतलब लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं, और उससे ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको फिर उच्च सदन के नाम से जाने। भाई निम्न है, निम्न स्तर पे, नीचे लेवल के ऊपर है, ये उच्च लेवल पे, तो इसको उच्च सदन भी बोलेंगे। यानी राज्यसभा को हम लोग क्या है? उच्च सदन भी बोलते हैं भाई, उच्च सदन भी बोलते हैं। भाई उच्च हो गया भाई, ये निम्न लेवल पे है लोकसभा तो निम्न सदन हो गया, वो उच्च लेवल पे है तो इसको हम लोग उच्च सदन बोल देंगे। सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा उसके अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं है। मिनिमम एज इसके अंदर कितनी होगी? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज होती है आपके लिए 30 वर्ष भाई। कितनी होगी हमारे पास? 30 वर्ष क्या है इसका सदस्य बनने के लिए आपकी मिनिमम एज की जरूरत होती है भाई। ठीक है भाई, इसके अलावा जो राज्यसभा के अंदर क्या होते हैं भाई? हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट होती है, यानी कि जो जितने भी राज्य उन राज्यों से चुने हुए लोगों को हम लोग भेजते हैं। मतलब कि जैसे मान लिया, अब आपको एक एग्जांपल देके समझो, जैसे हरियाणा के अंदर है बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार अपनी मर्जी से अपनी पार्टी के अंदर से कितने, मतलब जैसे 2 या 3 लोग जितने भी यहां पर सीटें हैं राज्यसभा की, उतनी सीटें कोई ऊपर भेज सकती है बीजेपी सरकार। भाई भेज दिया, मान लिया 5 जने हैं, 5 जने बीजेपी सरकार अपनी मर्जी से, भाई हम लोग भाई बीजेपी की तरफ से भाई ये भी चल जाए, ये भी चल जाए, ये भी चल जाए, भाई तुम 3 जने राज्यसभा के अंदर जाओ। वहां पर कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं, कोई वोटिंग की जरूरत नहीं, आप किसी को भी चुन के भेज सकते हो। ठीक है, तो यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी राज्यसभा को जाना था भाई, यानी कि जितने भी राज्य उनकी काउंसिल है वो यहां पर आती है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी इसको हम लोग बोलते हैं भाई। चीजें क्लियर हुई भाई? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा की दोनों चीजें क्लियर हैं। अब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे भाई। राष्ट्रपति ये क्या चीज है भाई? पहली चीज तो जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि क्या राष्ट्रपति हमारी संसद का पार्ट है? जी हां, बिल्कुल संसद का, यानी राष्ट्रपति संसद का क्या है? अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है भाई, यानी ये हमारी संसद का पार्ट है राष्ट्रपति। ठीक है, इनकी सहमति के बिना ना तो कोई बिल और ना ही कोई एक्ट, यानी कि जो भी कानून वगैरह जो भी तुम चाहते हो वो नहीं बन सकता भाई। इनकी सहमति के बिना कोई भी बिल, बिल का मतलब क्या हो गया? कानून, या जो भी हम इसको एक्ट भी बोल देते हैं, एक्ट नहीं बन सकता भाई। ठीक है भाई, अब मेरे को यह चीज बताओ, आर्टिकल नंबर 79 क्लियर हुआ आपके? काफी हद तक चीजें क्लियर हुई। क्या था? 79 से हमें उनसे आस थी तो इसलिए हमने उनको संसद में भेजा। संसद के 3 पार्ट हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा सबसे नीचे है, यानी आम लोगों की सभा, आम लोग तो सबसे नीचे ही रहते हैं भाई, इसलिए इसको निम्न सदन भी बोल देते हैं। मिनिमम एज 25 वर्ष होती है। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा को फर्स्ट चैम्बर भी बोल देते हैं क्योंकि पहले नंबर पे आता है। ठीक है, और इसको हाउस ऑफ पीपल यानी आम लोगों का घर भी हम लोग बोल देते हैं। दूसरा राज्यसभा, राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स, इसमें बड़े लोग बैठे हैं। सेकंड नंबर पे तो सेकंड चैम्बर भी कहलाता है। उच्च, इससे आम लोगों से ऊपर है तो इसको उच्च सदन भी बोल देते हैं। मिनिमम एज 30 वर्ष है। ठीक है, राष्ट्रपति जी इनकी सहमति के बिना कोई बिल के ऊपर कानून, मतलब कोई बिल पास नहीं हो सकता, कोई कानून नहीं बन सकता। ये राष्ट्रपति जी की चीजें, बस नॉर्मल है। अब आपसे जो एक इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, वो चीज याद रखना। एक तो पूछा था आपसे लोकसभा की फर्स्ट बैठक, 100% पूछा जाता है। ये जीडी कांस्टेबल के अंदर और इनके अंदर बहुत बार आता है। लोकसभा की फर्स्ट बैठक डेट पूछेगा आपसे एग्जैक्ट, और राज्यसभा की फर्स्ट बैठक भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं पहले बताने लग रहा हूं। ये अभी तक आपने जितना पढ़ा है ना, ये जो ऊपर जितना भी डाटा इस बोर्ड के ऊपर, इसको चाहे सारे को भूल जाना, लेकिन ये बैठक वाली डेट याद रखना, पक्का पूछता है एग्जामिनर। ठीक है,
भाई मैं इतनी कहने लग रहा हूं आप लोगों को, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है तभी तो बोलने लग रहा हूं। प्रॉपर इसके ऊपर सितारा बना लो कि भाई पक्का आएगा। ठीक है, लोकसभा की पहली बैठक आती है आपकी 17 अप्रैल 1952 को भाई। 17 अप्रैल 1952 को आपकी लोकसभा की पहली बैठक हुई थी, याद भी कराऊंगा, टेंशन ना लो। और जो हमारी राज्यसभा की फर्स्ट बैठक हुई थी 13 मई 1952 भाई, 13 मई 1952। याद कैसे रखो, याद करवाता हूं। देखो लोकसभा के अंदर क्या हो गया, आम लोगों की सभा, और आम लोगों को तो क्या अक्सर सताया जाता है भाई। 17 का मतलब क्या हो गया, सताना। 17 का मतलब सताना, आम लोगों को तो क्या अक्सर सताया जाता है। यानी 17 अप्रैल 1952, ये 52 आपको याद रखना पड़ेगा, 1952। 51वें नंबर पे देखो, 51 के अंदर एक नंबर आ गया। एक नंबर से कोई नई चीज की शुरुआत करते हैं हम, ऐसे बोले नहीं हम तो 2 नंबर से करें, क्योंकि हमारे 2 पार्ट है, लोकसभा भी राज्यसभा, इसलिए हम 2 नंबर यानी 1952 से स्टार्ट करें, 17 अप्रैल 1952। दूसरा हमारे पास 13 मई। ठीक है, राज्यसभा के अंदर क्या आपको इलेक्शन का सामना करना पड़ता है? नो, आप वैसे ही तैरते हुए आ जाते हो, ये आ गया, मैं आ गया राज्यसभा में आ गया, यानी 13 मई 1952। दोनों याद हो गए। लोकसभा की फर्स्ट बैठक है 17, यानी लोगों को सताया जाता है, आम लोगों को। ठीक है, यानी 17 अप्रैल 1952। राज्यसभा की पहली बैठक पूछ ले तो 13 मई 1952। दोनों चीजें क्लियर हुई या नहीं, एक बार के लिए कमेंट करके बता दो। इतनी चीजें बताओ, स्क्रीन शॉट लेने तो ममता दैया ले ले भाई, ममता दैया ले ले भैया, ले ले स्क्रीन शॉट ले ले। गर्मी होगी एकदम, ये वक्त तो इतनी ठंड हो गई थी, जड्डा लगने लग गया था। ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, जिसने लेना है। ले लिया, के ले लिया स्क्रीनशॉट, और के लोगे तुम भाई? जब एक स्क्रीन पर सब डाटा लिख देते हो तो 5 सेकंड के लिए हट जाया करो। ले भाई, दोबारा फिर हट गया बस। अब एक बार के लिए कमेंट करके बताओ, चीजें क्लियर हुई इतनी? बताओ बताओ बताओ। सर आपके बैच के लिए डिस्काउंट कूपन कोड भाई गौरव खत्म हो चुका, संडे को रात के 12 बजे तक था भाई। ठीक है, सबके क्लियर है, वेरी गुड भाई, थैंक यू, ओके, वेलकम। ठीक है, सैटरडे वाली क्या हुआ, किसी के पास सैटरडे वाली क्लास के नोट्स हैं तो बैच के अंदर मिलेंगे। शिवानी देवी, चले आगे, एक सेकंड रुक जाओ भाई, आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 79 हमारा हो चुका है। स्क्रीन शॉट जिसको लेना है ले लो, एक सेकंड रुक जाओ। एक मिनट हो जाओ। चलें भाई आगे, चलो भाई आगे चलते, नेक्स्ट पार्ट। आज की पहली बार आपकी क्लास थी इंग्लिश मीडियम में, नोट्स पीडीएफ मिल जाएगी भाई। सानिया वो लोग इंग्लिश मीडियम में नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, बाईलिंगुअल ऐसे ही मिलेंगे भाई, मतलब दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश मीडियम नहीं मिलेगा भाई अपने पास। चलें भाई आगे देखो भाई, गला कौन सा हमारे पास, अनुच्छेद नंबर 79 79 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं हमारे अनुच्छेद नंबर 80 के ऊपर भाई। कौन सा अनुच्छेद नंबर 80? हाथ में रहेगी कस्सी और कुल्लों में लींड फस्सी। क्या बोल देता हूं मैं, नॉनसेंस हूं मैं थोड़ा। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 80 भाई। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं भाई। 79 हमने पढ़ लिया, अब आ गया हमारे पास 80 भाई। अनुच्छेद नंबर 80 के अंदर क्या है, जो राज्यों के मतलब जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा की जो संरचना है उसके बारे में वर्णन किसके अंदर किया गया है? 80 के अंदर भाई। 81 के अंदर लोकसभा की संरचना का वर्णन है। क्या भाई हमारा 80 के अंदर भाई, राज्यों की परिषद भी बोल सकते हैं, राज्यों की सभा भी बोल देते, कुछ भी बोल लो भाई। राज्यसभा की संरचना भाई, संरचना। अब आप लोग देखो, खुद देखो कि पहले नंबर पे हमने 79 के अंदर हमने पढ़ा संसद के बारे में। संसद के 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा पहले नंबर पे आता है क्योंकि वो उच्च है। ठीक है, तो यानी राज्यसभा के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, अगले नंबर पे हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 80 यानी राज्यसभा की संरचना भाई। राज्यसभा कैसे, क्या कुछ होती है, कितनी सीटें होती है, क्या कुछ है, उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। राज्यसभा के अंदर जो मैक्सिमम सदस्य होते हैं भाई,
अधिकतम जो सदस्य होते हैं, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कितने हो सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम सदस्य हमारे पास 250 हैं आपके, मैक्सिमम से मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं 250 भाई राज्यसभा के अंदर भाई, ठीक है। डायरेक्ट याद रहे, बचपन से पढ़ते आने लग रहे हो। इस 250 के अंदर से भाई जो 238 सदस्य हैं भाई वो अलग किए जाते हैं, और आपके 12 सदस्य हैं वो अलग किए जाते हैं। क्यों अलग किए जाते हैं, क्या कांड करवाया जाता है इनसे, अभी बताता हूं। जो ये 238 सदस्य हैं ना भाई, इनको तो आप लोग जो अलग अलग जो स्टेट हैं उनसे इलेक्ट किया जाता है, उनसे चुना जाता है भाई, ठीक है। ये 238 के 38 के आपके इनका चयन किया जाता है। जैसे हर एक स्टेट के अंदर मैंने नहीं बताया, जैसे हरियाणा के अंदर है भाई, हरियाणा के अंदर जो गवर्नमेंट जैसे बीजेपी की है, तो अपने यहां से मान लिया 3 या 4 जने सिलेक्ट करके भेज दिए राज्यसभा के अंदर, हाँ भाई तुम जाओ और उधर अपने संभालो मोर्चे को, ठीक है। मतलब इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपने चुन के भेज दिया राज्यसभा के अंदर भाई। जैसे हरियाणा से भेज दिया, फिर पंजाब वालों ने अपने वहां से 2-3 भेज दिए, तो इस तरीके से राज्यसभा के अंदर रहते हैं। तो 238 सदस्य हैं, ये आपके इस टाइप से सेलेक्ट होके जाते हैं भाई, ठीक है। चीजें क्लियर हुई। अब इस 238 के अंदर कौन कौन शुमार है भाई, एक तो जितने भी हमारे 28 राज्य हैं, सभी 28 राज्यों से, ठीक है, एक तो वहां से आते सारे के सारे सदस्य। दूसरे हमारे 2 यूटी हैं स्पेशल, हमारे खास 2 यूनियन टेरिटरी। कौन सी मैंने बोला था भाई, जहां पर हमारे स्पेशल इलेक्शन होते हैं, 2 यूनियन टेरिटरी। कौन सी हमारी यूटी होते हुए भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो भी वहां पर विधायक वगैरह भी होते। कौन से, दिल्ली और पुडुचेरी। नहीं करवाया था 2-3 दिन पहले, दिल्ली और पुडुचेरी का केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी यहां से क्या लोकसभा के अंदर भी जाते हैं और राज्यसभा के अंदर भी जाते हैं। तो दिल्ली पुडुचेरी यहां से भाई, ठीक है। अब ये जो 12 सदस्य ये कौन से हमारे मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत का मतलब ये राष्ट्रपति जी अपनी पसंद से हैं, किसी को भी राज्यसभा के अंदर है नामित कर सकते कि हाँ भाई तुम 12 जने हो, मुझे तुम पसंद हो, तुम्हारे अंदर वैसे नहीं भाई मुझे तुम पसंद हो, मान लिया भाई कोई छोरी पसंद है, कोई छोरा पसंद आएगा, रिश्ते डायरेक्ट भर्ती कर लिया, नो। उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। ये 12 सदस्य कौन है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत भाई। मनोनीत का मतलब राष्ट्रपति इनको सेलेक्ट करते इन 12 सदस्यों को, ठीक है जी। इतनी चीज आ गई समझ में, हर एक साथी की आ गई। अब ये कौन कौन से हैं, ये हमारे लिसास, ये ट्रिक याद रखना, ट्रिक क्या हमारी लिसास। लिसास, ये लिसास ये क्या चीज है जी, LI का मतलब है लिटरेचर, यानी कि आपने साहित्य के अंदर कुछ ना कुछ कांड किया हो, ठीक है। यानी कि हम कुछ बंदे तो हैं साहित्य वाली फील्ड है, इससे चूज करके भेजेंगे इन 12 के अंदर से। ऐसे बन गया हमारे पास जो नॉर्मल है साइंस, ठीक है। साइंस यानी विज्ञान की फील्ड में आपने कुछ ऐसे झंडे गाड़े हो, ठीक है, तो आपको राष्ट्रपति जी विज्ञान की फील्ड से चूज करके यहां पर भेजेंगे। ऐसे बन गया हमारे पास आर्ट। आर्ट का मतलब क्या, कला, आप में कुछ कला थी तो इसलिए भी राष्ट्रपति जी आपको चुन के हैं राज्यसभा के अंदर भेज सकते हैं। दूसरे वाला जो ऐसे से बन गया सोशल सर्विस, यानी आपने कोई सामाजिक सेवा करी है, उसकी वजह से पर्सन होके भी क्या है, राष्ट्रपति जी आपको राज्यसभा के लिए है नॉमिनेट कर सकते हैं भाई, सामाजिक सेवा, ठीक है भाई। चीजें क्लियर हुई। तो ये एग्जामिनर पूछता है, मैंने इसीलिए करवाए, आप ये मत समझ लेना कि भाई ये ऐसे ही लिखवा दिया भाई मैंने, नो। एग्जामिनर पूछता है, क्या प्रश्न है प्रीवियस ईयर के अंदर, कि भाई जो 12 सदस्य जो राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं उनमें से कौन सा किसी भी फील्ड से बिलोंग नहीं करता। उसके अंदर जैसे मान लीजिए 3 फील्ड तो इनमें से लिखी मिल जाएगी भाई, लिटरेचर, साइंस, आर्ट। एक चौथी फील्ड लिखी मिल जाए जैसे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्या इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में से किसी को नॉमिनेट किया जाता है जी, नहीं किया जाता। तो ये चारों फील्ड आपके याद होनी चाहिए, लिसास, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस भाई, चारों फील्ड याद होगी, ठीक है। 12 सदस्य ये 238 हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड सारी चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी एक बार के लिए बताओ। अब एट प्रेजेंट वर्तमान में हमारे पास टोटल कितने जने मतलब राज्यसभा की सीटों के ऊपर विराजमान है, कितनी सीटें हैं, तो वर्तमान में हमारे पास 245 सीटें हैं भाई। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले राज्यसभा की मैक्सिमम सीटें कितनी है, 250, वर्तमान में कितनी है, 245 भाई, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंस आपको पता लग गया भाई क्या कुछ है। इसके अलावा एक खास चीज है जो कि एग्जामिनर ने अभी पूछी भी थी रिसेंटली, आपको इसीलिए लिखवाने लग रहा हूं, कि पीटी ऊषा है। पीटी ऊषा आपने नाम सुना, बहुत धावक थी, पहली महिला थी जिन्होंने मतलब कि
इसके रनिंग के अंदर, दौड़ के अंदर मेडल वगैरह जीता था, पीटी उषा, आपने हर जगह नाम सुना होगा। तो जो पीटी उषा है भाई, ठीक है, इनको अभी अभी रिसेंटली राज्यसभा के अंदर नॉमिनेटेड किया गया है, और ये अभी रेलवे के अंदर ही पूछा गया था प्रश्न, हो सकता है आपसे पूछ ले, ठीक है। तो इन्होंने इनको मतलब किस फील्ड के अंदर नॉमिनेटेड किया है? राज्यसभा के अंदर तो नॉमिनेट कर दिया हमने, लेकिन फील्ड कौन सी है? लिटरेचर है, साइंस है, आर्ट है, सोशल सर्विस? बताओ। पीटी उषा को राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है, नॉमिनेट किया है, कौन सी फील्ड में किया? अभी अभी रिसेंटली किया, मतलब रेलवे के अंदर पूछा जा चुका है, आरपीएफ एसआई के अंदर। बताओ। विशु राजपूत पूछने लगे क्या सीईटी का नोटिफिकेशन आ गया है? अभी देख लेता हूं भाई, अभी तक तो नहीं आया था, अभी तो मैं फोन देखा था क्लास शुरू होने से पहले। कहाँ आया है? अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया भाई। सीईटी का नोटिफिकेशन आया तो मानिए जो तेरा बालक हो ले, तेरे बालक देंगे सीईटी का भी, बता रही बारी को नहीं, कुछ नहीं आया अभी। आया किसी का? किसका? रुद्र का। रुद्र का बिल्कुल सही है भाई, सोशल सर्विस होगा शायद। वेरी गुड भाई रुद्र, रुद्र का बिल्कुल सही है भाई, बाकी किसी का सही नहीं है। वेरी गुड भाई रुद्र, सोशल सर्विस। आप लोग देखो, खुद सोच के देखो, आप लोग एक बार थोड़ा सा दिमाग को कूल करके देखो, क्या पीटी उषा जो रनिंग करती थी, क्या वो साहित्य वगैरह कुछ करती थी? ना जी। क्या वो साइंस के अंदर एक्सपर्ट थी? नो जी। क्या उनके अंदर कोई कला थी? ना जी। सामाजिक सेवा ही कर सकती है भाई पीटी उषा। मान लो बच्चों को कोचिंग देने लगी, फ्री में कोचिंग देने स्टार्ट कर, यानी सामाजिक सेवा कर सकती है। यानी सामाजिक सेवा की फील्ड में क्या है, इनको राज्यसभा में अभी अभी रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है, इसीलिए ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है भाई। चीजें क्लियर हुई। अनुच्छेद नंबर 80 हो गया। देखो आपको ऐसे रखना है, 79 याद रखना है बस, 79 भाई। हमें उनसे आस थी, किन लोगों से? जिनको हमने संसद में चुन के भेजा। अगले नंबर पे राज्यसभा की पदवी बढ़ी है, तो 80वें नंबर पे हमने राज्यसभा ली, और 81वें नंबर पे हमने क्या है, लोकसभा ली भाई। 81 मतलब एक आस है हमें, किससे? जो हम लोगों ने चुन के जिसको भेजा है लोकसभा के अंदर, हमें उनसे भी एक आस है। 81, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ अनुच्छेद नंबर 80 के लिए कमेंट करके बताओ भाई। सर बैच लूं आपका तो उसमें भी ऐसे ही नोट्स पीडीएफ मिलेंगे जैसे आप यहाँ पढ़ा भाई। सानिया व्लॉग्स, ये जो मैं आपको यहाँ पर लिखवाने लग रहा हूँ ना, ये डिट्टो से हम आपको ऐसा ही एडिट नोट्स मिलेंगे। मतलब ये तो मैं बोर्ड पे लिखवाने लग रहा हूँ, आपको लिखे लिखाए मिलेंगे, आपको सिर्फ प्रिंट निकलवाना है, ठीक है, और आराम से पढ़ना है। ओके, यही चीज़ मिलेगी डिट्टो से। अभी जैसे यूट्यूब पे से इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो भाई। वह पानी की व्यवस्था कर लो, गला सूख गया। मंगवा लेता हूं भाई मैं। तुम इतना स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हेलो, अरे पानी पकड़ाइए भाई, पानी पकड़ा दे, पानी। हाँ, एनटीपीसी की सिटी डिटेल चंडीगढ़ और अजमेर की आ चुकी है भाई, डाल दी मैंने अपने टेलीग्राम पे, ठीक है। चीजें क्लियर मेरे हिसाब से एक साथ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई। अब इसी के अंदर हमारा देखो अनुच्छेद नंबर 79 हो गया, 80 हो गया। अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर? अनुच्छेद नंबर 81 के ऊपर है। आ जाओ सारे के सारे 81 के ऊपर चढ़ जावाएं जमानों। अनुच्छेद नंबर 81, जैसे घोड़ी पर चढ़ आ रहे हैं। अनुच्छेद नंबर 81, एक आस थी, एक आस है हमको। किन से एक आस है? जिनको हमने लोकसभा के अंदर भेजा है, यानी लोगों की सभा के अंदर जिसको हमने भेजा है, उससे क्या हमको एक आस है। हाँ भाई, एक सेकंड रुकियो, क्या हो गया सिस्टम? रुक जाओ, पानी आ गया एक बार, 1 मिनट रुक जाओ भाई, आया। आन दे भाई, आन दे। अरे यार, ये एसी चल रहा है ना, तो शरीर का सारा पानी एब्जॉर्ब कर ले है, इसलिए
पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना पड़ा भाई। क्योंकि भाई जैसे एसी है, ये ठंडक का इसका सिद्धांत, ये प्रिंसिपल ये है कि हमारी बॉडी से सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे जब भी आप मान लो, आपको भी फ्यूचर के लिए बता देता हूँ, आप गाड़ी चलाते हो कभी भी, ठीक है, उसके अंदर एसी चलता है, हमेशा सन ग्लास का यूज़ करना। डायरेक्ट अगर सूखी आंखों से एसी के अंदर बैठो, आंखों का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, आंखों के अंदर ड्राइनेस आ जाएगी, ठीक है, आंखें सूखी सूखी हो जाएंगी, फिर आंख कमज़ोर होना और ये समस्याएं स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसे कई बच्चे हैं लेट के फ़ोन देखते हैं, बहुत बार समझाते भी हैं, वीडियो के अंदर भी समझाते हैं, वैसे भी समझाते हैं, लेकिन मानते नहीं, फिर भी लेट के फ़ोन देखना, अंधेरे में फ़ोन देखना, इन सब चीज़ों से भी आंखें आपकी बहुत कमज़ोर होती हैं, आंखों पे जोर पड़ता है, ठीक है। तो हमेशा लाइट चसा के फ़ोन देख क्या करो, एसी वगैरह का प्रयोग करो, तो सन ग्लास का प्रयोग किया करो गाड़ी वगैरह के अंदर, ठीक है। और ज़्यादा अगर एसी में बैठते हो तब भी पानी वगैरह का सेवन ज़्यादा करते रहो, क्योंकि अपनी बॉडी से ही सारा पानी, आप देखना जब भी आप गाड़ी के अंदर बैठोगे ना, एसी चला के बैठो, गाड़ी से जब बाहर निकलोगे ना, आपके शरीर पे पानी सा चिपचिपाहट सी है ना, वो आपको महसूस होगी, ठीक है। ये चीज़ आप देखना एब्जॉर्ब करके, एब्जॉर्ब किए ऑब्जर्व करके देखना, ठीक है। तो भाई अनुच्छेद नंबर 81 भाई, 81 के अंदर हमें क्या चीज मिलती है? लोकसभा की संरचना भाई। किसकी? हमें लोकसभा की संरचना। ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं है भाई जोन सा आप ये समझ लो भाई हल्के में ले लो भाई, ये तो एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, सारे आते हैं। ये भी आता है संसद का वर्णन किस में मिलता है, राज्यसभा का किस में मिलता है, लोकसभा का किसके अंदर मिलता है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद नंबर 81 के अंदर हमको क्या भाई, लोकसभा की संरचना है वो हमको देखने को मिलती है भाई। इसके अंदर क्या भाई, लोकसभा की मैक्सिमम सीट कितनी होती है भाई, लिखो। जैसे राज्यसभा की मैक्सिमम सीट कितनी थी? 250 थी जी, ठीक है। तो लोकसभा की मैक्सिमम सीट कितनी है? 550 जी, 550, ठीक है। राज्यसभा की 250, लोकसभा की 550 भाई। इसके अंदर जो 550, इसके अंदर से भाई हमारी 530 सीट है वो तो होती है हमारी अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों से भाई। 530 तो क्या है हमारी, अलग अलग स्टेट से आती है, अलग अलग राज्यों से। और जो 20 सीट आती है हमारी, वो किससे आती है? हमारी यूनियन टेरिटरी यानी यूटी से हमको देखने को मिलती है भाई। चीजें क्लियर हुई, ठीक है। ये हमारी किसकी होती है? लोकसभा की संरचना होती है। अभी पूरी नहीं है लोकसभा की संरचना, अभी संरचना के अंदर हमें जैसे कि भाई, जैसे अभी मैंने राज्यसभा के अंदर नहीं पढ़ा, वर्तमान में कितनी है, जैसे राज्यसभा के अंदर वर्तमान में कितनी है भाई, टोटल तो मैक्सिमम तो 245 हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में कितनी हमारे पास है? हमको 245 देखने को मिलती है। तो इसी टाइप से हमें लोकसभा के अंदर कितनी देखने को मिलती है वर्तमान में, ये चीज भी तो बताओ। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट तक हो जाएगी, क्या हो जाएगी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट तक? सिलेबस पूरा क्या? पॉलिटी तो हो जाएगी आराम से, सिलेबस अभी नहीं होगा भाई। सिलेबस तो भाई आप ये समझो करीबन 5 या 10 जुलाई तक पूरा होगा। मतलब एनटीपीसी जब आपका वो हो जाएगा ना, +2 लेवल वाला एनटीपीसी स्टार्ट होगा। अच्छा अंडर ग्रेजुएट तो +2 वाला ही, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल वाला ये है वो, ठीक है। हाँ अंडर ग्रेजुएट तक पूरी जिक्की हो जाएगी भाई आराम से, ठीक है। पॉलिटी आपकी समझो आज कितनी तारीख हो गई है? 26 हो गई है ना। पूरी कोशिश रहेगी 2 या 3 जून तक मैं पॉलिटी पूरी करवा दूँ आपकी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बचेगा? हिस्ट्री। जून की समझो 20-22 जून तक हिस्ट्री पूरी हो जाएगी। उसके बाद 7-8 दिन का ज्योग्राफी का खेल है, ठीक है। 5-6 दिन का आपका इकोनॉमिक्स का खेल है। मोटा मोटा 5 या 10 जुलाई तक सारी पूरी करवा जो टेंशन लेने की, टेंशन देने की होती है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर क्या भाई, एट प्रेजेंट वर्तमान में हमारे पास कितनी सीटें हैं भाई, लिखो भाई। वर्तमान में सीट कितनी है? तो वर्तमान में कितनी सीटें हमारे पास? वर्तमान में 543 सीटें हैं भाई, 543 भाई, ठीक है। राज्यसभा में कितनी थी हमारे पास वर्तमान में? 245। इसके अंदर वर्तमान में 543 भाई, ठीक है। और सारी की सारी कैसे चुनी जाती हैं? प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भाई। जो हम सांसद चुन के भेजते हैं उसी के माध्यम से तो होता है सारी की सारी सीटों पे इलेक्शन, यानी प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से हम लोग सारी की सारी सीटों पर चुनाव करवाते हैं भाई, ठीक है। वेरी गुड भाई, यस। एक और चीज लिखो, जो हमारी लोकसभा है इसके अंदर कोई भी नॉमिनेटेड सदस्य नहीं होता भाई, कोई भी। जैसे राज्यसभा में नहीं होते 12 सदस्य नॉमिनेटेड थे, कोई भी नॉमिनेटेड सदस्य नहीं होता, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अब इसके अंदर एक चीज थी, पहले 2 एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति की जाती थी राष्ट्रपति के द्वारा। 2 एंग्लो इंडियंस, जिस टाइम हमारा संविधान बना था, इंडियंस की नियुक्ति की जाती थी भाई, ठीक
ठीक है। लेकिन ये वाला जो सिस्टम है 2 एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति, इसको भी हटा दिया गया। इसका संविधान संशोधन पूछा था, अभी रिसेंटली इसको हटाया गया है, ठीक है। तो इसको भी हमारा कौन सा भाई, हमारा जो 104वां संविधान संशोधन है उसके तहत इसको क्या संविधान से हटा दिया गया। 104वां, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, 2 थे, 2 दूनी 4, 104वां संविधान संशोधन के तहत हटाया भाई, ठीक है। पहले ऐसे होता था कि जैसे राज्यसभा के अंदर नहीं 12 सदस्य राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, उसी टाइप से लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियंस होते थे ना, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते थे। ऐसे होते 2 एंग्लो इंडियंस जैसे राष्ट्रपति जी मनोनीत करते। फिर बाद में जो 104वां संविधान संशोधन है उसके तहत क्या बने, इस प्रक्रिया को हटा दिया कि वैसे अब कोई भी नियुक्ति वगैरह वाला कोई सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ जो चुन के भेजेंगे सिर्फ उन्हीं को भेजा जाएगा, कोई ये नियुक्ति वगैरह कोई रोड़ा नहीं है भाई। इसका स्क्रीनशॉट उतार लो, लोकसभा भी होगी तुम्हारी पूरी भाई, ठीक है। संसद होगी तुम्हारी पूरी, राज्यसभा होगी तुम्हारी पूरी, लोकसभा होगी भाई, तीनों के तीनों सदन हो गए, गठन हो गया, इनकी संरचना होगी, सारी की सारी चीजें हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं भाई। तीनों की तीनों चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, फोटो उतार लो फटाफट सी, होगी क्लियर तीनों चीजें। क्या होया सर, संसद राज्यसभा लोकसभा की ट्रिक सरला, अरे तो इसमें भी तो हमने ट्रिक की जरूरत है, संसद राज्यसभा लोकसभा ये डायरेक्ट याद कौन रहा है, अरे कुछ तो सीधी डाल भी पढ़ लिया करो चीजा ना यार, इसके अंदर कौन सी ट्रिक की जरूरत है, सबको पता है, गधे से गधे व्यक्ति को पता है। हाँ भाई संसद है, संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, एक राष्ट्रपति जी होते हैं, वो भी संसद का पार्ट होते हैं। इसकी भी ट्रिक चाहिए, सरला बनेगी संसद, इसकी ट्रिक, संसद होगा, राज्यसभा होगा, लोकसभा होगा, हर चीज में ट्रिक घुसेड़नी भाई। कुछ चीजें समझने की भी होती हैं, सारी चीजों में ट्रिक उस चीज में होती है जो चीज हमें रटनी पड़े। अब ये डेट है, हमें डेट रटनी पड़ती है, ये भाई इसकी जैसे ये डेट हमने पढ़ी थी कि भाई इसका गठन हमारा 1952 में, इसका ये जो डेट है, इनको रटने के लिए ट्रिक का यूज होता है। जो चीज समझने की उसमें थोड़ी ना ट्रिक का यूज होगा। सल्ला पागल। आज के पसीनों को कल की सफलता बनाएंगे, रास्तों में आएगी मुश्किल, उन्हें पार करके खुद पे यकीन रखना ये सिखाता है, हार ना माने वही विजेता कहलाता है। आज के पसीनों को कल की सफलता बनाए कौन सा पसीना ही बात करे, तो आज कौन सा पसीना घटेगा, आज के पसीने को कल की सफलता बढ़ाऊंगा। बता तो दे कौन सा पसीना की सफलता बढ़ाओगा तो कोई भाई जिसे ओनली नोट से बैच के अंदर ही मिलेगा भाई, अलग से नोट से नहीं मिलते भाई, अभी वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। चले आगे। हाँ मैं तो बोल तो दिया एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल तक का, उस तक तो करवा दिया सारी चीज से। क्या टक 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 वाला डायलॉग बोले कई दिन हो गए, बोल के देखूंगे आज। आप लोगों की भारी डिमांड पे बोला जाएगा, आप बताओ क्या टक टक वाला डायलॉग बोला जाए फिर से एक नए अवतार के अंदर। बहुत दिन हो गए, मेरा भी नवाड़ू सा हो रहा है कि बोल लूं मैं। बोलूं क्या, चलो बोल देता हूं आप लोगों की भारी डिमांड पे भाई। अंड बंड का टोला जो भी मेरे बारे में उल्टा बोला उसका, इस टाइप से। बहुत दिन हो गए थे भाई बोले हुए, आज सुकून सा मिला। कई व्यक्ति अब मेरी तरफ टेढ़ी निगाहों से देखेंगे पर हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उनको हंस के टाल देंगे। अब आते हमारे अनुच्छेद नंबर 82 पर भाई। कौन सा छेद, अनुच्छेद भाई। अनुच्छेद नंबर 82 भाई। कौन सा छेद, अनुच्छेद भाई। अनुच्छेद नंबर 82 के अंदर हमको क्या चीज देखने को मिलती है, हाँ मेरे बेटे। आया स्वाद, कई दिन हो गए थे ना, मेरा भी अड़ू हो रहा था यार, साल भर तो ऊपर हो गया टक टक की आवाज काटे। वेरी गुड भाई। देखो तो अनुच्छेद नंबर 82 के अंदर क्या भाई, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, प्रत्येक जनगणना के बाद समझाऊंगा ये, पुनः समायोजन
ये क्या चीज आपको समझाता हूं भाई, कि जैसे कि हर बार जो जनगणना होगी ना, हर 10 साल बाद जो जनगणना होती है, उसके बाद ये सीटें दोबारा से आपकी एडजस्ट करी जाएंगी। जैसे अभी मान लिया भाई आपकी लोकसभा के अंदर मान लिया मैक्सिमम 550 सीटें हैं, तो अभी जैसे 2011 की जनगणना हुई, उसके बाद अभी 2021 के अंदर होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुई, अभी 2025 पता नहीं 26 के अंदर कब करेंगे, ठीक है। तो वो जो जनगणना होगी ना, उसके बाद इन सीटों को दोबारा से सेट किया जाएगा। ऐसा रूल हमने अनुच्छेद नंबर 82 के अंदर बनाया था कि हर एक जनगणना के बाद क्या है, इन सीटों को हम लोग दोबारा से एडजस्ट करेंगे। जैसे मान लिया जनसंख्या बढ़ गई तो ये 550 की बजाय हम लोग क्या है 700 तक भी लेके जा सकते हैं, और जनसंख्या बढ़ गई तो क्या पता 1000 सीटें कर दें। तो इस टाइप से इन सीटों का क्या हम लोग समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट कर सकते हैं जनसंख्या के हिसाब से भाई। तो इसको याद कर देखो, 82 का मतलब हो गया 82 ठीक है। ब्याणा किसको बोलते हैं? जब ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं उसको ब्याणा बोलते हैं, ठीक है। जब भी आप बच्चे को जन्म देते हो उसको क्या बोलते हैं? ब्याणा। भैंस ब्याह गई, गाय ब्याह गई, ठीक है। तो 82 का मतलब ब्याणा, यानी कि हर बार जब ब्याह हो गया, यानी हर बार जब जनगणना होगी भाई, नए नए जनगणना मतलब लोगों को गिनेंगे, तो जब हर 10 साल में जब नए नए लोग निकल के आएंगे भाई, अब फिर 10 नए लोग निकले, अब फिर करोड़ों में लोग निकले 10 साल के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद क्या दोबारा से सीटों को दोबारा से एडजस्ट किया जाएगा भाई। याद रह जाएगा कि हर बार क्या है, जब भी ब्याह हो गए तो ब्याहने के बाद क्या है, दोबारा से सारी सीटों को एडजस्ट किया जाए, क्योंकि 2-3 कैंडिडेट आपके फालतू बढ़ चुके हैं, अब सारी सीटें दोबारा से हमारी एडजस्ट की जाएंगी। तो इसके लिए हमने भाई क्या था, एक परिसीमन आयोग बिठाया था भाई। क्या था? एक परिसीमन। ये परिसीमन क्या था? सीमन पता क्या चीज होती है? सीमन बताऊं? सीमन किसको बोलते? सीमन बोलते शुक्राणुओं को। आपने सुना सीमन बैंक, जहां पर जैसे सांड होते हैं, खगड़ सुना हुआ? खगड़ गाय का हस्बैंड, उसको खगड़ बोलते हैं, ठीक है। और आपका जैसे कि भैंस का हस्बैंड झोटा, इनके सीमन को सुरक्षित रखा जाता है। सीमन यानी शुक्राणुओं को, ठीक है। कोल्ड उसके अंदर फिर जब ऐसे मतलब आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी के लिए यूज किया। तो परिसीमन आयोग भाई, इसका गठन पूछा था कब किया गया था? तो 1952 के अंदर, 52 में गठन भाई। इसका मेन काम क्या था परिसीमन आयोग का भाई? इसका मेन काम था भाई, जो भी हमारी ये जो राज्यसभा और लोकसभा की जो सीटें हैं, इनका जो समायोजन होना, इसको सेट करना भाई। इनको किस हिसाब से सेट किया जाए? यहां सोना तुम, ठीक है। इनको सेट किया जाता है भाई, इनको कैसे सेट किया जाए? तो इसके लिए हमने एक परिसीमन आयोग का गठन किया था भाई, ठीक है। लेकिन फिर हमने एक संशोधन करा जिसका नाम था 84वां संविधान संशोधन भाई। 84वां संशोधन हुआ था। कब हुआ था? साल 2001 के अंदर भाई। इसके तहत हमने क्या कर दिया कि साल 2026 तक इन सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा भाई, ठीक है भाई। यानी कि हमारी जैसे जितनी भी लोकसभा की जैसे 550 है मैक्सिमम, राज्यसभा की 250 है, ठीक है। वर्तमान में भाई राज्यसभा में 245 है, लोकसभा में 543 है। तो इनके अंदर हम कोई भी चेंज नहीं करें। मैक्सिमम सीटें जिसकी जितनी है, राज्यसभा की 250, लोकसभा की 550, तो वो उतनी की उतनी ही रहेगी। कब तक? 2026 तक हमने इसको फिक्स कर दिया। कब? 2001 के अंदर जो 84वां संविधान संशोधन हुआ था। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि आपका कौन से संशोधन के तहत 2026 तक है हमारी लोकसभा राज्यसभा की सीटों के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो 84वां संविधान संशोधन, 84 का मतलब होगा चुराना। हमने क्या है, खूब सारा धन, खूब सारा सरकारी खजाना चुराने के लिए क्या हमने ये चीज सेट कर दी कि हाँ भाई, अब जैसे मान लिया इसके अंदर चेंज हुआ है सीटों के अंदर, तो अभी तो जैसे मान लिया 550 लोकसभा के अंदर, आगे आगे मान लो 1000 हो गए, तो ज्यादा चोर हो जाएंगे इकट्ठे, ज्यादा लोग एक साथ चुराएंगे, हिस्सा बट जाएगा। तो कम लोग, ताकि ज्यादा लोग ना चुरा पाए, तो इसीलिए क्या मैंने 84वां संविधान संशोधन, जो कि साल 2001 के अंदर, आपको पता देखो 86वां 2002 के अंदर हुआ था, सभी के याद है, मैंने करवाया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। तो उसी तरीके से 84वां कब हुआ? साल 2001 के अंदर हुआ, जिसके तहत हमने क्या है भाई, साल 2026 तक हमारी सीटों के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ। इस चीज को मैंने क्या है सेट कर दिया भाई, ठीक है। ये साल भी पूछ लिया जाता है कि 84वें संविधान संशोधन के तहत कब तक हमारी सीटों के अंदर, लोकसभा की सीटों के अंदर कोई चीज नहीं हुआ, तो साल 2026 तक भाई। चीजें क्लियर हुई? अनुच्छेद नंबर 79, 80, 81, 82, चारों के चारों अनुच्छेद हमारी संसद से बिलोंग करते हैं। चारों के चारों आपके क्लियर हुए या नहीं हुए, एक बार के लिए बताओ।
भाई बैच के अंदर, अच्छा लाइव क्लास किसकी? अभी ये क्लास यार बैच के अंदर ही जाएगी, ये मैं यूट्यूब के ऊपर फ्री चलाता हूँ लाइव, इसको बाद में मतलब प्राइवेट कर दिया जाएगा। अभी जैसे क्लास खत्म हुई, क्लास खत्म होती है इसको यूट्यूब से हटा दिया जाएगा, फिर आपको बैच के अंदर ही मिलेगी। ठीक है, क्लियर है भाई? एक बार के लिए कमेंट करके बताओ, स्क्रीनशॉट लेना और ले लो फटाफट से जिसने लेना। फिर चलते हैं आगे बस। चलें भाई आगे। अब क्या करना पसंद करोगे? अब मेरे को ये चीज बता दो, एक चीज, 45 मिनट की क्लास हो चुकी है, या तो मैं अनुच्छेद नंबर 83 से स्टार्ट करवाऊं, या मैं एमसीक्यू लेके आ रहा हूं। करीबन कितने एमसीक्यू आपको बता देता हूं, करीबन भाई 20 प्लस है, मतलब 22 एमसीक्यू हैं। या तो मैं एमसीक्यू करवाऊं, या फिर मैं भी आगे आर्टिकल करवाऊं। बोल दो एक बार फटाफट से, 83वां आर्टिकल करवाऊं या आगे एमसीक्यू करवाऊं? बताओ फटाफट से। एमसीक्यू करवाने तो मैं भी एमसीक्यू करवाऊं, जो पीछे वाले बच रहे हैं। चलो एमसीक्यू कर लो, ठीक है, आ जाओ। ये आपके आज हम लोग, अभी देखो आप लोगों का एक तरीके से मॉक टेस्ट होगा भाई। इसके अंदर कुछ आपको नए प्रश्न भी मिलेंगे जो कि मैं थ्योरी में आपको नहीं करवा पाया था, और एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए थे। आपको कुछ नए प्रश्न मिलेंगे, कुछ आपने जो थ्योरी पढ़ी थी डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत, एंड जो भी हमारे मौलिक कर्तव्य थे फंडामेंटल राइट भाई, उससे रिलेटेड सारे के सारे एमसीक्यू होंगे। एक तरीके से आपका मॉक टेस्ट होगा। सभी साथी अपने कल में छोड़ दें, जोड़ सा प्रश्न जो मैं बता दूंगा कि भाई ये मैंने नहीं करवाया था, ठीक है, वो आपको कॉपी के अंदर नोट करना है। ठीक है, सभी साथी आंसर देंगे। स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट। अभी जैसे करीबन 1668 साथी जुड़े हुए हैं, सभी का आंसर आना चाहिए। अभी चैट रेट 158 की है, 1600 की चैट रेट आनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं भाई। भारत के संविधान के भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित है भाई? हमारे जो संविधान का जो भाग नंबर 4A है, उसके अंदर हमारे पास कितने डीपीएसपी है, एसएससी सीपीओ? 4 अक्टूबर 2023 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर यह प्रश्न आपका आया हुआ है। तो टोटल हमारे संविधान के अंदर कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जिस टाइम हमारा मूल संविधान था, यानी संविधान बना था, उस टाइम टोटल कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे भाई। 11वां कब ऐड किया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान हमने ऐड किया था भाई। आगे चलते हैं, अगला कौन सा है? मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में डैश संशोधन द्वारा जोड़ा गया। एसएससी सीजीएल 14 जुलाई 2023 के अंदर यह प्रश्न आया है, इंपोर्टेंट है। बताओ सभी साथी, बताओ कौन से संविधान संशोधन के तहत हमने मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अंदर जोड़े थे? आंसर आना चाहिए फटाफट। वेरी गुड, 628 साथी एक साथ आंसर देने लग रहे। यही बच्चे सिलेक्शन लेंगे भाई, क्योंकि इनमें टेस्ट देने की हिम्मत है। बाकी तो उस पेंसिल का घुमाई जाएंगे, उस पेन ना बोझ की दर लो ना किते नो को आंसर दे दिया। वेरी गुड, 42वां, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अंकित प्रजापत, सुधा पवार, खटक मोहित, हिमानी शर्मा, पूनम स्वामी, रितु कादियान, अनिल मोहर, सौरव हिंदू, रोहन, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ममता शर्मा, वेरी गुड। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 4 + 2 6, 1976 के अंदर भाई। इसके तहत क्या हमने भाई, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल जो राइट हो, हमने भारतीय संविधान के अंदर ऐड किए थे। हमने लिए कहां से थे? यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ, जिसको वर्तमान में हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, उस देश के संविधान से हमने ये लिए थे भाई। आगे चलें, आगे चलो भाई। अगला कौन सा है? निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? एसएससी सीजीएल 17 जुलाई 2023 के अंदर प्रश्न है। बताओ भाई, कौन सी समिति की सिफारिश पर हमने मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अंदर जोड़े थे? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। टेस्ट आप सभी का एक तरीके से मॉक टेस्ट। समिति बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। स्वर्ण सिंह, किसका आया आंसर? सबसे पहले आया है हमारे पास अंकित प्रजापत का। वेरी गुड भाई, ब्लैक व्हाइट। और बताओ, ममता रंगा,
आत्मा दे दूं कंगा। वाह 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 वाह, कितनी नीच शायरी है। वेरी गुड भाई। सवर्ण सिंह समिति भाई, इनकी सिफारिश पर भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे। याद कैसे रखो, सवर्ण का मतलब सुनहरा, यानी देश के नागरिकों को सुनहरा यानी गोल्डन बॉयज बनाने के लिए हमने क्या मौलिक कर्तव्य बनाए थे। इसके अलावा एक समिति और एग्जाम के अंदर पूछी गई थी जीडी के अंदर अभी, भाई वर्मा समिति का संबंध किससे है? तो वर्मा समिति का संबंध भी किससे है? हमारा मौलिक कर्तव्य से। याद कैसे रखोगे भाई? वर्मा के मतलब वर्मा ने क्या काम किया था? वर्मा ने किया था भाई आपका मेनली मौलिक कर्तव्यों को लागू करना कैसे है भाई। इनकी सिफारिश पे तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में ऐड हुए, और मौलिक कर्तव्यों को लागू कैसे करना है, कैसे जनता से इनको फॉलो करवाना है, वो किसने किया था? वर्मा समिति ने किया था भाई। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। आगे चलते, अगला प्रश्न कौन सा है? भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। ये मौलिक कर्तव्य जो मैंने करवाए थे, मैंने आपको 51A का जो पार्ट नहीं था, 51A का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, इस तरीके से जो पार्ट थे 11 पार्ट थे, उसके अंदर से एक पार्ट है। पहली बात तो देखो, इसके अंदर तो डायरेक्ट पूछ लिया, CGL 18 जुलाई 2023 के अंदर आया भाई, किसके अंदर इस चीज का वर्णन हमको मिलता है। लेकिन आप लोगों को यह चीज भी बतानी है कि जो 11 पार्ट थे, 11 पार्टों के अंदर से कौन से पार्ट के अंदर वैज्ञानिक स्वभाव है? वैज्ञानिक याद करो, मैंने बताया साइंटिस्ट को तो सबसे ज्यादा क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है। तो कौन से वाला था? अब तो बता दो। तो अनुच्छेद नंबर 51A के अंदर क्या हमको ये चीज देखने को मिलती है, क्योंकि 51A के अंदर कितने पार्ट थे? 1 2 3 4। उसी के अंदर जो हमारा 8वां पार्ट है 8 का उल्टा वेट नहीं बताया था, साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा वेट करना पड़ता कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 51 इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 8 है, ये भी पूछा गया बहुत बार भाई, 51A का कौन सा पार्ट था? तो 8वां पार्ट था, जिसके अंदर हमें वैज्ञानिक सद्भाव देखने को मिलता है भाई। वेरी गुड, शाबाश। मॉक टेस्ट होने लग रहा होगा, सारी चीजें कर पाने लग रहे हो, सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न आप खुद देख लो। कॉन्फिडेंस आया ना? चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा हमारा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज? SSC CGL 24 जुलाई 2023 के अंदर बताओ भाई, कौन से हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? मारो आंसर भगा के, बताओ बताओ बताओ। इजी है यार, ये तो कुछ भी मुश्किल नहीं इसके अंदर। तो देखो, पहला तो क्या, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। 3 पार्ट है, संप्रभुता, एकता, अखंडता। 3 का मतलब 3 जो हमारा तीसरा पार्ट था मौलिक कर्तव्य 51 का तीसरा पार्ट, उसका पार्ट है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए रखना, दूसरा पार्ट है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे, 9वां पार्ट है। नो 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 नो, सार्वजनिक संपत्ति को कोई हानि नहीं पहुंचा। वैश्विक मताधिकार का प्रयोग, भाई आपको, भाई मतलब क्या ये आपका कर्तव्य है कि भाई आपको अपना मताधिकार का प्रयोग करना ही करना चाहिए? नो, मर्जी है आपकी, आप अपना वोट डालना चाहो ना डालना चाहो, आपको पूरी छूट, आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता भाई आपको वोट डालना ही डालना, मर्जी आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या मौलिक कर्तव्य का पार्ट नहीं है, वैसे दे रखा है। देखो, आपको MCQ करोगे ना प्रीवियस ईयर जो करने लगे, इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना, कैसे कैसे ऑप्शन आते हैं, कैसे कैसे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। ठीक है, चले आगे आगे चलो भाई। मौलिक कर्तव्य डैश हैं और कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन किसी भी मामले पर फैसला करते समय अदालतों द्वारा इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। मौलिक कर्तव्य क्या है हमारे पास, बताओ फटाफट सी भाई। इनको कानून द्वारा लागू नहीं कर सकते हम लोग, वो नहीं कर सकते कि भाई मजबूर कर दे, हाँ भाई ये चीज लागू होनी चाहिए, नो। राज्य को मजबूर कर दे कि आपको ऐसा करना चाहिए, नो। लेकिन मतलब कि इनको अदालत के द्वारा लागू करवाया जा सकता है फैसला लेते समय भाई, हाँ इनको ध्यान में रखते हुए। तो क्या मौलिक कर्तव्य हमारे सांविधिक है। सांविधिक का मतलब हो गया भाई ये हमारे संवैधानिक है, संविधान के अंदर दिए गए हैं। सांविधिक का मतलब संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। CGL के अंदर है 27 जुलाई, ये मैंने उसके अंदर नहीं करवा रखा। ठीक है, लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है, लिख लो भाई इसको अलग से, लिखो लिखो, पर्सन को ही लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आ जाओ आ जाओ, ले लिया। चलो आगे आगे चलो भाई। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना चाहिए? याद करो।
बताओ भाई, कौन सा आर्टिकल ये चीज बोलता है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान उसका हमें सम्मान करना चाहिए? 51 का कौन सा मौलिक कर्तव्य था? पहले नंबर वाला ही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, सिंपल है। आगे चलो, आगे कौन सा है? 11वां मौलिक कर्तव्य है जो हमारा, ठीक है, डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा है। कितनी बार बताया? एसएससी जेई के अंदर है, 9 अक्टूबर 2000। कौन सा था 11वां मौलिक कर्तव्य? 86वां संविधान संशोधन। कौन से साल के अंदर? 2002 के अंदर क्या मैंने ये ऐड किया था भारतीय। नॉर्मल पर्सन, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं भड़क लेने का, बिल्कुल बेसिक है। आगे चलो, आगे कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की विशेषता है? मौलिक कर्तव्य की विशेषता कौन सी? देखो, पहला, संविधान उनके प्रत्यक्ष प्रवर्तन का प्रावधान नहीं करता है। दूसरा, दोहरी नागरिकता। क्या दोहरी नागरिकता मौलिक कर्तव्य के अंदर ऐसा कोई वर्णन मिलता है? जी नहीं। संघीय सरकार, भाई हमारी दोहरी सदन की क्या मौलिक कर्तव्य के अंदर है? नो। नैतिक कर्तव्य, क्या हमारे मौलिक कर्तव्य नैतिक कर्तव्य है? ऐसा तो कुछ नहीं। मैंने देखो क्या, CHSL 3 अगस्त 2023 के अंदर है, शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। बताओ फटाफट क्या आएगा, बताओ बताओ। अरे तबाह कर दे, मैं बताने लग रहा यार, तुम बस पेपर देना। आपकी बार जो तुम झंडे ना गाड़ दो, तुम मेरे को आके बोल देना कि झंडे नहीं गड्ढे जी। आंसर दो फटाफट सी। देखो भाई, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या भाई? संविधान उनके प्रत्यक्ष प्रवर्तन का प्रावधान नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। जो भी हमारा संविधान है, जो भी हमारा कानून है, उनका प्रत्यक्ष प्रवर्तन का प्रावधान नहीं करता। मतलब ये नहीं बोलता हमारा संविधान कि भाई हाँ हम इनके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन कर दें, कुछ ना कुछ चेंज कर दें, ये हमारा संविधान नहीं बोलता। ऑप्शन नंबर ए, इसको भी आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, आ भी सकता है भाई। ठीक है, चलो आगे, आगे चलो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 डैश से लागू है। कब से लागू हुआ? ये भी अच्छा प्रश्न है भाई। जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 51 ये लागू कब से हुआ? ये चीज भी मैंने नहीं करवाई थी थ्योरी के अंदर। CHSL 4 अगस्त 2023 के अंदर, ये किसी को नहीं आता मिला भाई। हमने ये चीज तो देख ली भाई, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था जो हमारा कब? 1976 के अंदर। उस टाइम हमारे संविधान के अंदर ऐड हुए, लेकिन लागू कब से हुए थे ये तारीख मैंने नहीं करवाई थी। ये अच्छा प्रश्न, इसके अंदर फंसोगे। अब देखो, अगर मैं आपको MCQ नहीं करवाता और पेपर के अंदर अगर आपके प्रश्न आ जाता तो तुम्हारी पाखड़ी नहीं फट जाती कि प्रश्न आया कहां से? प्रीवियस ईयर के अंदर आया। बताओ फटाफट से, बताओ बताओ बताओ। तीन जनवरी 1977 बताओ। बहुत सारे बच्चे, कोई साथी डी बताओ। 3 मार्च 1977। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैंने थ्योरी के अंदर नहीं करवाया था। 3 जनवरी 1977। भाई देखो, सीधी सी बात है, 1976 के अंदर हमारे मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अंदर ऐड हुए। अगले ही साल, मैं चलो नए नए साल के ऊपर है, इनको मतलब लागू कर दें भाई। 76 यानी कि अब जैसे मान ले 2025 के अंदर कोई चीज ऐड हुई, हम सोच रहे भाई नए साल के ऊपर है, 2 दिन बाद इस चीज को लागू कर दिया, नया साल लगा और 3 जनवरी को क्या मैंने इनको लागू कर दिया। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, पक्का दिखेगा एग्जाम के अंदर, आया प्रीवियस ईयर के अंदर। आगे देखो, भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी DPSP के बारे में कौन सा भाग देता है? भाग नंबर 4। नॉर्मल है, MTS के अंदर आया। आगे चलो भाई, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग? भाई न्यायपालिका हमारी जो जुडिशरी है, वो हमारी जो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, उससे अलग है। दोनों को कितनी कितनी पावर है? दोनों को मैंने 50-50 पावर दे दी। ठीक है, 50-50 का मतलब अनुच्छेद नंबर जो 50 है उसके अंदर हमारी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने प्रावधान है। SSC CGL 2 दिसंबर 2022 के अंदर ये प्रश्न आपका आया हुआ है। ये तो ईजी था। आगे चले, आगे चलो भाई। संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि निदेशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? भैया हमारे न्याय संगत यानी इनको हम लोग कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते।
ठीक है। अब आप जिस चीज को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, जो हमारी सरकार कैसा फील करेगी, ऐसा फील हो जाए स्वर्ग के अंदर आगे, वाह तुम तो इसको कोर्ट में चैलेंज कर ही नहीं सकते। आर्टिकल नंबर 37 फील लाइक ए हेवन, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। सीपीओ के अंदर है 10 नवंबर 2022, पहले भी करवाया हुआ। आगे चलो भाई, भारतीय संविधान में राज्य के जो डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान करता है? ये एमटीएस के अंदर भी आया है और ये सीजीएल के अंदर भी आया है। सीजीएल 2023 के अंदर भी प्रश्न आया था, ग्राम पंचायत का गठन। ये हमारा अनुच्छेद नंबर 40। गांव के लोग नहीं होते जाली, जाली का मतलब फेक। गांव के लोग क्या हमारे फेक नहीं होते, ओरिजिनल स्वभाव के होते हैं। शहर वाले लोगों के अंदर आपको फेकता देखने को मिल सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 40 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? समान नागरिक संहिता स्पेशल नहीं बताया था, समान नागरिक संहिता। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देख के गोदो इसका मैं जमा सारा सौदा ना। ऑप्शन देखा, समान नागरिक का मतलब इक्वल चीज मिलेगी। इक्वल 4 और 0 इक्वल है जी नहीं है, 4 2 इक्वल है जी नहीं है, 4 6 इक्वल है नो, 4 और 4 इक्वल है। ट्रिक के माध्यम से करवाया था। समान नागरिक संहिता में दोनों के दोनों आपको इक्वल मिलेंगे, समान मिलेंगे। यानी अनुच्छेद नंबर 44 के अंदर क्या हमारी समान नागरिक संहिता है। बस बात खत्म। आगे चलो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 डैश के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? हमारा अनुच्छेद नंबर 51 के अंदर 51 के अंदर हमको क्या देखने को मिलती है? शांति देखने को मिलती है। इंटरनेशनल शांति के बारे में हमने पढ़ा था, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। किसके अंदर? हमारा अनुच्छेद नंबर 51 के अंदर है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद नंबर 44। कृषि पशुपालन अनुच्छेद नंबर 48। आपको ट्रिक नहीं करना, 48 मतलब अड़ना, ठीक है भाई। खेती बाड़ी के अंदर और पशुपालन के बीच में अगर आपके कोई आया तो आप बीच में से अड़ जाओगे। न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग अभी पढ़ा था अनुच्छेद नंबर 50, एमटीएस के अंदर आया हुआ। आगे चलो भाई, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित? अभी अभी बताया ये रहा, कृषि पशुपालन का संगठन ये रहा, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 48 के अंदर क्या हमारा कृषि और पशुपालन का जो संगठन है उससे रिलेटेड है। 48 ए पूछ लेगा, 48 में का ए पार्ट पूछ लेगा तो क्या है हमारा? पर्यावरण की सुरक्षा करना, ठीक है। 48 में का अगर ए पार्ट आ जाए तो ये भी करवाया था ना, बहुत बार आता है, पर्यावरण और पशुओं की रक्षा करना भाई, पर्यावरण एंड वन्य जीवों की रक्षा। 48 में का ए पार्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। आगे चलते, अगला कौन सा हमारे पास? अगला देखो कौन सा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक स्थान और वस्तु की रक्षा करने के लिए राज्य बाध्य है। कौन सा आर्टिकल सीपीओ के अंदर है? 23 नवंबर 2020 के अंदर। भाई जितनी भी हमारी पुरानी महत्व की चीजें, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इन सभी की प्रोटेक्शन करना किसका? राज्य का काम है। यानी कि ताजमहल, लाल किला, अगर आप इन चीजों से छेड़खानी करोगे, इनके साथ कुछ भी ऐसी वैसी चीज करने की कोशिश करोगे, आपके ऊपर लगेगा फाइन। आर्टिकल नंबर 49 ट्रिक से याद करवाया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। अनुच्छेद नंबर 49 सिंपल, बच्चों के गाल पे डिंपल, और जो ना हंसे इस बात पे उसके होंगे कुल्लों पे बड़े बड़े पिंपल, और बैठते ही फूट जाएंगे, फिर रोएंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति का पता निम्नलिखित में से किससे लगाया जा सकता है? ये अच्छा प्रश्न, ये भी मैंने नहीं करवाया आपको थ्योरी के अंदर। जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, ये हमें कहां से हमें इसका पता लगा सकते हैं? मतलब कि एसएससी सीजीएल 18 जुलाई 2023 के अंदर बताओ भाई। ये प्रश्न मैंने नहीं करवाया आपको थ्योरी के अंदर, ये अच्छा प्रश्न है, बताओ, बता दो प्यारे बच्चों, बता दो। आया किसी का? कई साथियों का बी आया है। बी कौन सा भाई? गांधी इरविन समझौता। कई साथियों का डी आया है, कौन है? विशाखा। बताओ भाई कौन सा आएगा? कराची मोहिनी का भी कराची आया है, वेरी गुड भाई। जिसका भी कराची आया है बिल्कुल सही भाई, कराची संकल्प। भाई हमें इससे पता लगता है कि जो हमारे डीपीएसपी है इसकी उत्पत्ति हमारी कहां से? जो कराची संकल्प था भाई, गांधी जी उस टाइम गए हुए थे कराची भाई, उधर एक संकल्प लिया गया था, उससे हमने हमारे जो मौलिक कर्तव्य है उनके बारे में, सॉरी डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत है उनके बारे में हमें थोड़ी सी जो झलक है उसका पता चलता है कि इसके अंदर कराची संकल्प के अंदर से भाई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैंने आपको थ्योरी के अंदर नहीं करवाया था और प्रीवियस ईयर के अंदर आया सीजीएल के अंदर, तो इसको नोट कर लो अलग से कॉपी के अंदर, नोट कर लो कि जो डीपीएसपी है इनकी उत्पत्ति का पता हमें किससे लगा सकते हैं? हम लोग कराची संकल्प से हम लोग इसकी उत्पत्ति का पता लगा सकते हैं भाई। मैंने अब की बार ये सोच रखा है आपको कंप्लीट तो थ्योरी करवाऊंगा बिल्कुल डीप, और अगर कोई चीज रह भी जाती है, जैसे ये प्रश्न रह गया
तो हम लोग PYQ भी करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी, तो वहां से भी हम लोग उस प्रश्न को कवर अप कर दें, यानी कुछ छोड़ेंगे नहीं भाई। एग्जामिनर अब की बार कहीं से भी कोई भी प्रश्न ले आए, ठीक है, फोड़ के धर देंगे सारे शब्द को। आगे चीज समझ में, कुछ भी हम छोड़ देंगे ही नहीं। अब देख लो, ये प्रश्न था, रह गया था थ्योरी के हिसाब से, और अगर एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर आया है, अगर मैं नहीं करवाता आपको PYQ, ठीक है, तो ये रह जाता आपका पेपर के अंदर आता, फिर आप सोचते भाई इतनी डीप पढ़ी थी जिक के, तो भी प्रश्न गलत हो गया, पता नहीं कहां से आएगा। लेकिन अब इतना अच्छी तरीके से करवाते हैं, तुम टेंशन ना लो, कुछ भी बार से आएगा ही नहीं, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, 1700-1800 बच्चे जुड़े हुए थे, अब 1000 रह गए, सारे चले गए। वो सोचे भाई ये तो पिछले वही प्रश्न करवाने लग रहे, अब ये प्रश्न है, ये नया आ गया, ठीक है, उन्होंने अब नहीं किया, अब उनका कट गया, 1 नंबर का नुकसान हो गया, ठीक है। आगे चलो भाई, निम्नलिखित में किस संशोधन अधिनियम ने राज्य के DPSP में 4 नए विषय जोड़े? 4 नए विषय हैं DPSP के अंदर। कब जुड़े थे? कौन से 4 नए विषय थे DPSP में? जैसे 42वें का A पार्ट, 48वें का A पार्ट, ठीक है, 39वें का A पार्ट, हमने कुछ नहीं जोड़े थे, 4 अलग अलग आर्टिकलों के अंदर हमने A पार्ट जोड़े थे। कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत हमने सारी की सारी चीजें जोड़ी थी? बताओ फटाफट से, कौन सा संविधान संशोधन था? वही तो था 42वां संविधान संशोधन, इसी के तहत हमने चीजें जोड़ी थी। आगे चलते, आगे कौन सा है? बाद में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के DPSP का गांधीवादी सिद्धांत? ये अच्छा भाई, गांधीवादी सिद्धांत कौन सा? ये हमारा उसके अंदर भी आया, लिख लो इसको भी कॉपी के अंदर, CHSL 2 अगस्त 2023, और हमारा उसके SSC GD कांस्टेबल के अंदर भी आया। भाई कौन सा हमारा गांधीवादी सिद्धांत? ये मैंने थ्योरी के अंदर करवाया था आपको, शायद मेरे ध्यान नहीं है, करवाया था नहीं करवाया था। तो भाई हमारा जो पंचायत है ना, ग्राम पंचायत का आयोजन करना, ये हमारा गांधीवादी सिद्धांत है। याद कैसे को देखो, गांधीवादी सिद्धांत का मतलब महात्मा गांधी जी का क्या सिद्धांत होता था कि भाई हिंसा मत करो, मार पिटाई मत करो, पंचायत करके उसका समझौता कर लो, ठीक है। यानी गांधीवादी सिद्धांत कौन सा? हमारा जो ग्राम पंचायत का जो आयोजन है, हमारा क्या है? DPSP का गांधीवादी सिद्धांत। ये शायद मैंने नहीं करवा रखा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, पक्का आएगा एग्जाम के अंदर। चलें भाई आगे चलो, लास्ट प्रश्न है भाई। भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना, ये अच्छा प्रश्न है, समझने का प्रश्न, आप समझना, जो मैंने आपको DPSP करवाया ना, उसके तहत ये समझने का प्रश्न। देखो समझो आप, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान भारत योजना प्रदान करने लग रही है। सभी को पता, आयुष्मान के तहत जिसके 5 किलो से कम खेत हैं, इनकम कम है, जिसकी 2.5 लाख से पता नहीं 5 लाख से, तो उनको जो भी खर्चा सरकार देती है, बीमार हो जाते हैं। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के DPSP के डैश के अंतर्गत आते हैं। कौन से DPSP के अंतर्गत आता है? ये आयुष्मान योजना है। आयुष्मान के तहत क्या है? आपका शरीर है उसको अष्टपुष्ट रखा जाए, आपके शरीर को हेल्दी रखा जाए, आपके शरीर को प्रॉपर पोषण मिले। पोषण से बिलोंग करता है, और पोषण से यानी कि जब आप पोषित होगे, अच्छा आपको खाना मिले, आप कुपोषण के शिकार नहीं होगे, तो आपको कैसा? आर्टिकल नंबर 47 फील लाइक ए हेवन, आपको स्वर्ग जैसा फील होगा। यानी अनुच्छेद नंबर 47 का ये उदाहरण है। इस तरीके से भी एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो भाई ये थे हमारे DPSP और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके MCQ। कुछ जो संसद और विधानसभा, मैंने आपको पहले ही बोला था भाई, या तो देखो मैंने आपको 2 चॉइस दी थी, या तो भाई आपको मैं संडे को मॉक टेस्ट के फॉर्म में दे देता ये सारे प्रश्न, आप मॉक लगा लेते, आज मैं थ्योरी फालतू पढ़ा देता, लेकिन आप लोग मानने नहीं, आप लोगों ने बोले नहीं हम तो मंडे को करवाना MCQ, थ्योरी के साथ ही MCQ कर लेंगे। तो भाई आज थ्योरी कम हुई है, MCQ ज्यादा हुए हैं, ठीक है। तो भाई खुद जिम्मेवार हो आप इस चीज के, ओके। बाकी जो तथ्य के लिए होता है, मैक्सिमम देखो 4-5 आपको नए प्रश्न देखने को मिले जो मैंने नहीं करवा रखे थे, ठीक है, आपके नोटिस में भी आ गए, एग्जाम के अंदर आपकी हेल्प होगी, 4-5 नंबर और पक्के हो गए, ठीक है भाई। तो भाई आज की क्लास के अंदर बस इतना ही करेंगे, 1 घंटा 7-8 मिनट की क्लास हो चुकी है, ठीक है। इन प्रश्नों की जो PDF हो गया है, जो वीडियो अभी यूट्यूब से हट जाएगी, जिसको मतलब कि इसके हैंड रिटन नोट्स जो सारा सौदा मैंने लिखा आपको लिखाया चाहिए, तो अपना भाई ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको 3 कोर्स मिलेंगे, एक तो कंप्लीट जीके का, एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, एक रेलवे ग्रुप डी NTPC का। तीनों के अंदर से कोई सा ले लेना, जीके आपको तीनों के अंदर सेम मिलेगी। अभी आपकी 5 बजे मैथ की क्लास लगेगी लाइव, कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। मैथ के अंदर हम लोग जैसे प्रॉपर प्रैक्टिस शीट भी देते हैं, जैसे मान लिया अभी जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट चलने लगे रहे, सिंपल इंटरेस्ट की प्रैक्टिस शीट मैंने कल डाल दी, आप उसका प्रिंट निकलवा के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जो भी 2023-24 के अंदर सारे पर्सन आए हैं उसकी प्रैक्टिस मिलती है आपको, ठीक है। थ्योरी भी चलना, वो जो भी मतलब कंसेप्ट वो भी करवाने लग रहे हैं, रीजनिंग का भी सेम सिस्टम चलना है। रीजनिंग के अंदर आज हम लोग वेन डायग्राम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें चलने, जिसको बैच लेना है दिल्ली पुलिस की अच्छे से तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी डाल रखे हैं बैच के अंदर, जैसे आप टेक्स्ट बुक के ऊपर मॉक लगाते हैं ना, उसी मॉक की फॉर्म में, तो आप चीजें कर सकते हो, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। सभी को राम राम, धन्यवाद, लो खींच जाओ फटाफट।
बैच है चल नहीं रहा भाई। क्यों भाई? सोनिया व्लॉग्स, सानिया व्लॉग्स, ये सानिया व्लॉग्स का गणी है, दिक्कत हो रही है।